Prime Minister Shri Narendra Damodar Das Modi. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। साल 2014 में जब भारत ने नए नेतृत्व को चुना, तब एक सपना देखा गया, एक ऐसा भारत जो तेज चले, दूर तक पहुंचे और हर दिशा में जुड़े। आज 11 वर्षों बाद वो सपना पटरियों पर दौड़ रहा है, आसमान छू रहा है, सड़कों पर भाग रहा है और नदियों से व्यापार को गति दे रहा है। पिछले 11 वर्षों में रेलवे में हमने देखा वंदे भारत एक्सप्रेस की रफ्तार, चिनाब ब्रिज की ऊंचाई और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सीधा रेल संपर्क। वहीं सड़कें बनी भारत में विकास की रेखाएं। भारतमाला और चारधाम जैसी योजनाओं ने दुर्गम को सुगम बनाया, ग्रामीण भारत को शहरी भारत से जोड़ा। हवाई मार्ग ने भी नई उड़ान भरी, जिससे उड़ान योजना से आम नागरिक को हवाई सफर मिला। देश के 150 से अधिक एयरपोर्ट्स, नए टर्मिनल्स, डिजिटल बोर्डिंग का सपना पूरा हुआ। जलमार्ग ने व्यापार को दी नई धार। गंगा, ब्यास और ब्रह्मपुत्र पर चलते जहाज, वाराणसी और हल्दिया जैसे इनलैंड पोर्ट से बढ़ी संभावनाएं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इन 11 वर्षों में भारत ने सिर्फ प्रगति नहीं की, बल्कि भारत ने नई राहें बनाई हैं। सपनों को पटरियों पर, उड़ानों में और लहरों पर सवार किया है। ये है गति और शक्ति का वो भारत जो अब कभी नहीं रुकेगा। 2014 से पहले मध्यम वर्ग की एक बहुत आम शिकायत क्या होती थी? लोग कहते थे कनेक्टिविटी कितनी खराब है, हमारा कितना समय आने जाने में बर्बाद हो जाता है। लोग कहीं बाहर देश से आते थे, बाहर की फिल्मों को देखते थे, टीवी पे दुनिया की अपनी नजर जाती थी, तो उनके मन में सवाल उठते थे, सोचते थे कि हमारे देश में कब ऐसा होगा, कब ऐसे सड़कें बनेगी, कब ऐसे एयरपोर्ट बनेंगे। स्कूल, दफ्तर आने जाने में परेशानी, व्यापार कारोबार करने में परेशानी। कनेक्टिविटी का देश में यही हाल था। हमने इस परेशानी को दूर करने का हर संभव प्रयास किया। 2014 में देश में 70 के आसपास एयरपोर्ट हुआ करते थे, अब इनकी संख्या भी बढ़कर के डबल से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। हवाई सेवा के विस्तार ने भारत के एयरलाइन सेक्टर को दुनिया में नई ऊंचाई दी। रेल को गति तो देश को प्रगति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसी दूरदर्शिता के कारण आज भारतीय रेल विश्व में रोज नए कीर्तिमान बना रही है। देश के अन्य शहरों से श्रीनगर तक रेल का परिचालन जो कभी कल्पना थी, आज हकीकत है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट यानी USBRL की, जिसने कश्मीर घाटी तक रेल का विस्तार कर पूरी दुनिया को ये बतला दिया कि भारत चाहे तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण रेल परियोजनाओं में से एक उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का जब 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, तो पूरी दुनिया ने भारत का दमखम देखा। इस परियोजना ने न सिर्फ भारतीय रेल इंजीनियरिंग के मायनों में कीर्तिमान रचा, बल्कि जम्मू कश्मीर के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने की दिशा में भी एक क्रांतिकारी परिवर्तन का आगाज किया। ये जम्मू की और कश्मीर की दोनों क्षेत्रों की
समृद्धि का जरिया बनेंगे। इससे टूरिज्म तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमी के दूसरे सेक्टर्स को भी लाभ होगा। जम्मू और कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी दोनों क्षेत्रों के कारोबारियों के लिए नए अवसर बनाएगी। इससे यहां की इंडस्ट्री को गति मिलेगी। अब कश्मीर के सेब कम लागत में देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे और समय पर पहुंच पाएंगे। सूखे मेवे हो या पश्मीना शॉल, यहां का हस्तशिल्प अब आसानी से देश के किसी भी हिस्से तक पहुंच पाएगा। इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को देश के दूसरे हिस्सों में आना जाना भी बहुत आसान होगा। तकरीबन 272 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट पर नजर डालें तो इसमें 36 छोटी बड़ी सुरंगें हैं, जबकि 943 ब्रिज। भारतीय रेल की सबसे लंबी रेल सुरंग T50 भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो तकरीबन 12.77 किलोमीटर लंबी है। इस प्रोजेक्ट में सबसे अहम है चेनाब ब्रिज, जो विश्व का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है, यानी एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा। चिनाब नदी के ऊपर बना ये ब्रिज भारतीय रेल इंजीनियरिंग का ऐसा बेजोड़ नमूना है जिसकी धमक पूरी दुनिया देख रही है। वहीं इस प्रोजेक्ट का दूसरा सबसे अहम ब्रिज है अंजी, जो भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज भी है, जिसकी ऊंचाई 331 मीटर और लंबाई 725 मीटर है। 331 मीटर ऊंचे इस भारत के पहले केबल ब्रिज की एक बड़ी खासियत है कि इसमें वाइब्रेशन ना हो। इसके लिए जब ट्रेन चलेगी तो डैम्पर का यूज किया गया है, ताकि जो वाइब्रेशन को वो कंट्रोल कर सके। साथ साथ चूंकि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा है तो इस पर जो हवा की गति है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। उसके लिए 213 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इस पर जो है इसको इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है, इस केबल ब्रिज को बनाया गया है कि 213 किलोमीटर की जो रफ्तार भी होगी तब भी इस ब्रिज को कुछ नहीं होगा। चिनाब का ब्रिज एक बहुत बड़ा एक टेक्निकल मार्वेल है। इसको बनाने में कई तरह की चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को फेस करके बनाया गया। आप इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को अगर देखें तो इस ब्रिज का डिज़ाइन 260 किलोमीटर प्रति घंटा विंड स्पीड, 260 किलोमीटर पर आवर विंड स्पीड और जो जोन 5 सिस्मिक जोन के हिसाब से उसका डिज़ाइन है। यानी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से इसका डिज़ाइन किया गया है। इसकी फाउंडेशन देखो, अगर आप फाउंडेशन फुटबॉल फील्ड के आधे के बराबर है। 30,000 टन स्टील लगा है। इस प्रोजेक्ट से घाटी में सैन्य साजो सामान की आपूर्ति में तेजी आएगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ कृषि और हस्तशिल्प उत्पादों की बाजार तक पहुंच का रास्ता भी बनेगा एवं स्थानीय रोजगार और कौशल विकास को गति मिलेगी। जहां पहले सड़क मार्ग से जम्मू से श्रीनगर जाने में 8 से 10 घंटे लगते थे, अब इस प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने से महज 3 घंटे में पहुंचना संभव होगा। मेरा नाम अजीत सिंह है और मैं यहाँ का लोकल हूँ। हाँ, और हम ये उम्मीद नहीं कर सकते थे। हम तकरीबन यहाँ से 60-70 किलोमीटर पैदल जाते थे। रेलवे के आने वजह से हमें यहाँ बहुत फ़ायदा हुआ। यहाँ का रोज़गार हमें मिला, हमें बहुत बेनिफिट मिला यहाँ से रेलवे की वजह से। अब तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं जो ये हमारा रेलवे स्टेशन बना है। इससे तो बहुत फ़ायदा है यहाँ पे लोगों को। अब यहाँ से जब इतनी मुश्किल होती थी हमें रियासी जाने के लिए, तो अब हम आधे घंटे में रियासी पहुँच सकते हैं। इतना प्रोजेक्ट आया सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से, हज़ारों की तादाद में जॉब मिला हमें, यहाँ की रोड की एक्टिविटी मिली हमें, पानी, बिजली, स्वास्थ्य की सुविधा मिली हमें। बहुत
हम बहुत शुक्रगुजार हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और नादर रेलवे के कि हमें यहाँ साधन, यहाँ हमें कुछ नहीं मिलता था। यहाँ से हमें 2-2 दिन लगते थे रियासी जाने के लिए, आने जाने के लिए। अब आधे घंटे में यहाँ से रियासी जाते हैं। सर हम जा रहे हैं श्रीनगर और सबसे पहले हम हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं और उसके साथ साथ रेलवे मिनिस्टर और उसके बाद जिन लोगों ने इस रेलवे प्रोजेक्ट में काम किया, चाहे मैनेजिंग कमेटी हो या हमारे मजदूर जिन्होंने अपने खून पसीना बहा के इस मुल्क के लिए अपने आप को फख्र समझकर इस रेलवे लाइन को कामयाब किया। मोदी जी का हम बहुत शुक्रगुजार है क्योंकि गरीब लोगों को इसको बहुत फ़ायदा है। पहले जो था कि 4-5 घंटे हमें गोल से श्रीनगर जाने को लगते थे, अब तो 2 घंटे में सफ़र पूरा हो जाता है। हमें बहुत सहूलियत हुई ट्रेन में चढ़ने की। हमें जहाँ 2 घंटे हमें 1 दिन लगता था जाने में, वहाँ हमें 2 घंटे पे हम पहुँच जाते हैं और आसानी भी बहुत आ गई है। रोड बंद होता था, हम बहुत परेशान होते थे, हम कब पहुँचेंगे, कब जाएंगे। कोई मजबूरी काम होता था तो हम नहीं जा सकते थे, इसलिए ट्रेन के आने से हमें बहुत से आराम मिल गया। जो कनेक्टिविटी रेल में है ना, सबसे कंफर्टेबल रहता है इसमें। एक तो जो आपने खुद कहा है, जो ऑल वेदर कनेक्टिविटी है। 12 महीने हम जो ऑलरेडी यहाँ रोड बंद होते हैं, जाम्स होता है, रास्ते में काफ़ी सारी परेशानी लोगों को उठाने पड़ते हैं। इसे ऑल वेदर हमारी कनेक्टिविटी, हमारा टाइम बच जाता है, हमारा पैसा बच जाता है। ऑफ कोर्स अभी तक जितने भी टूरिस्ट आया करते थे, उनका किराया, उनका टाइम, वो जो रास्ता बहुत कठिन रास्ता है। It's very hectic to come by road from Jammu to Srinagar. Now this will be comfortable. Railway is always economically stable for the common people also. कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल सफर के सपने को हकीकत में बदलने का एक और बड़ा गवाह बना तमिलनाडु के रामेश्वरम में नया पंबन ब्रिज, जो समुद्र के ऊपर बनाया गया है। तकरीबन 2 किलोमीटर से लंबा ये ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज भी है। The new Pamban Bridge to Rameshwaram brings technology and tradition together. A town that is thousands of years old is being connected by a 21st century engineering wonder. I thank our engineers and workers for their hard work. This bridge is India's first vertical lift railway sea bridge. Big ships will be able to sail under it. Trains will also be able to travel faster on it. पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, समुद्र के अंदर बना हुआ। बहुत ही कॉम्प्लेक्स ब्रिज है, बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है ये। इसमें वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। पुराने टाइम में आप देखते हैं कि ब्रिजेस का बेसिकली इस तरह से कैंटिलीवर मूवमेंट होता था, यानी जैसे आप पुराना ये ब्रिज देखोगे, इसमें जैसे चेक गेट खुलता है, जैसे कोई फाटक खुलती है, उस तरह का था। और ये वर्टिकल लिफ्ट है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ब्रिज है। 2019 में इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। 2025 बीच में कोविड का भी समय रहा। अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर, 550 करोड़ रुपया लगे। क्या चुनौती रही सर, क्या चैलेंजेस इसके अंदर देखे? और मतलब इंजीनियरिंग, रेलवे इंजीनियरिंग की बात करें तो किस तरीके से ये यूनिक है सर? समुद्र में पानी सॉल्टी होता है, खारा पानी होता है। खारे पानी का और स्टील का संबंध बड़ा गंदा होता है, बहुत मुश्किल होता है संबंध। खारे पानी में कैसे स्टील को मेंटेन करना, कैसे कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बढ़ाना, कई तरह के इसमें उपाय किए गए हैं। जैसे ये जितना आप स्टील के मेंबर्स देख रहे हो, जितना आप स्टील का हिस्सा देखते हो, हर एक पे 3 लेवल की कोटिंग हुई है। 3 अलग अलग लेवल की कोटिंग हुई है, जिससे कि स्टील खराब ना हो। ये जो आप कंक्रीट का काम जितना भी देख रहे हो, इसके अंदर स्टेनलेस स्टील की अंदर जो रीइंफोर्समेंट रॉड जो लगती है, छड़ जो लगती है, वो रॉड रीइंफोर्समेंट की वो लगी है स्टेनलेस स्टील की। इस तरह से कई चैलेंजेस हैं, बनाने में भी मुश्किल आती है। समुद्र के अंदर करीब 100 फीट गहरी फाउंडेशन बनती है इसकी, तो ये कठिन काम है, लेकिन इसको अपने देश के इंजीनियर्स ने बहुत अच्छी तरह से बनाया है।
सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की सफलता के बाद परिवहन के ढांचे को और मजबूती देने के लिए मोदी सरकार की एक और महत्वाकांक्षी परियोजना पर भी काम जोर शोर से जारी है। इस प्रोजेक्ट का नाम है अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट 508 किलोमीटर लंबा है, जिसमें मुंबई से अहमदाबाद के बीच 12 स्टेशन होंगे। इस पर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फर्राटा भरेगी। फिलहाल इसके निर्माण कार्य पर नजर डालें तो अब तक 300 से ज्यादा किलोमीटर पिल्लर खड़े किए जा चुके हैं। 21 किलोमीटर अंडर सी टनल का कार्य शुरू हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि इसके पहले फेज को 2026 तक शुरू कर दिया जाए। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कैसा होगा, कहां से कहां तक, इसको मैं आपको यहां पर इस ग्राफिक्स के माध्यम से समझाना चाहूंगा। ये गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती से शुरू होकर के मुंबई तक जो है तकरीबन 508.17 किलोमीटर लंबा ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर अगर हम स्टेशंस की बात करें तो तकरीबन 12 रेलवे स्टेशन जो है वो प्रपोज्ड है। गुजरात के अंदर जो है वो 8 रेलवे स्टेशन है और महाराष्ट्र के अंदर जो है वो 4 रेलवे स्टेशन। गुजरात के अंदर की अगर हम बात करें तो गुजरात के अंदर जो है इसमें जो है अहमदाबाद, साबरमती, अहमदाबाद, आनंद, वडोदरा, भरूच, सूरत, बिलीमोरा और वापी जो है ये गुजरात के अंदर अंतिम रेलवे स्टेशन होगा। और उसके बाद महाराष्ट्र का बोईसर, विरार, ठाणे और मुंबई रेलवे स्टेशन है। समय की बात करें कितना समय लगेगा इन 508.17 किलोमीटर को पूरा करने में, तो समय देखिए, अगर ट्रैवल टाइम जो है बुलेट ट्रेन से वो तकरीबन 2 घंटा 7 मिनट का रखा गया है। और अगर जो ऑल स्टॉप है यानी अगर 12 रेलवे स्टेशन से होके गुजरता है तो तकरीबन 2.58 यानी तकरीबन 3 घंटे में ये आपको अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर कराएगी बुलेट ट्रेन। बात चाहे रेलवे के आधुनिकीकरण की हो या फिर विश्व स्तरीय सुविधाओं की, आज भारतीय रेलवे का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के शुरू हो जाने से माल ढुलाई में भी अभूतपूर्व बदलाव आया है। जहां पहले मालगाड़ियों की औसतन स्पीड 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती थी, तो वहीं इस कॉरिडोर के निर्माण से स्पीड बढ़कर 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है। राज्यों की राजधानियों से प्रदेशों के कोने कोने तक होगी हर राज्य के हर हिस्से की पूरी खबर। देखिए भारत एट 7 खबर राज्यों की डीडी न्यूज पर। आपने इन 11 वर्षों में भारतीय रेल का कायाकल्प होते तो देखा। अब हम आपको बताते हैं सड़क से समृद्धि तक की गाथा। कहते हैं जहां सड़क जाती है वहां विकास आता है। 2014 से पहले की तस्वीरों को याद कीजिए। कहीं टूटी फूटी सड़कें, जाम और धीमा सफर, पर आज 11 वर्षों बाद वो तस्वीर बदल चुकी है। आज सड़कों पर सिर्फ वाहन नहीं दौड़ते, दौड़ते हैं सपने, दौड़ती है अर्थव्यवस्था, दौड़ता है भारत। 2014 के पहले और 11 साल बाद 2025 की अगर हम तुलना करें तो 2014 में सिर्फ 91,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग था, जबकि 2025 तक ये संख्या बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। यानी हर दिन औसतन 30 से 40 किलोमीटर नई सड़क का निर्माण हो रहा है। साथ ही देश भर में एक और नई सड़क क्रांति आई, जिसे एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। जहां पहले एक्सप्रेसवे गिने चुने थे, अब भारत में 50,000 किलोमीटर से ज्यादा एक्सप्रेसवे और ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण या प्लानिंग हो चुकी है। इनमें कुछ प्रमुख नाम हैं: 1386 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु चेन्नई कॉरिडोर, समृद्धि महामार्ग जो विकसित भारत के सपने को आकार दे रहा है। 2021 में शुरू हुई पीएम गति शक्ति योजना ने सड़क निर्माण को रेलवे,
पोर्ट, एयरपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के साथ एकीकृत विकास से जोड़ा। अब हाईवे सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं, बल्कि मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के सेंटर बन चुके हैं। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये 2014 की तुलना में 5 गुना अधिक है। जब आधुनिक सड़कें बनती हैं तो देश की प्रगति को गति मिलती है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन हैं जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। रेल सड़क के बाद अब बात करते हैं भारत में हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक दौर ऐसा भी था जब बड़े शहरों तक ही सीमित था हवाई सफर। आम लोगों के लिए एयरपोर्ट एक सपना था, लेकिन 2014 के बाद से भारत ने सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में भी नई ऊंचाइयां छू ली हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 2014 में देश में सिर्फ 74 हवाई अड्डे थे, जो 2025 तक बढ़कर 150 से ज्यादा हो गए हैं। डोमेस्टिक एयर पैसेंजर्स की संख्या पर नजर डालें तो 2014 में लगभग 6.4 करोड़ लोगों ने हवाई जहाज से सफर किया था, जबकि 2024 तक यात्रियों की संख्या बढ़कर 15 करोड़ पार कर चुकी है। एविएशन सेक्टर में भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन चुका है। 2017 में शुरू हुई उड़ान योजना ने भारत के क्षेत्रीय विमानन को एक नई पहचान दी। 2014 तक भारत में 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 162 हो चुकी है। इंडियन कैरियर्स ने 2000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर दिए हैं और ये तो अभी शुरुआत है। भारत का एविएशन सेक्टर एक ऐसे टेक ऑफ पॉइंट पर खड़ा है जहां से उसे लंबी और सबसे ऊंची उड़ान भरनी है, और ये उड़ान केवल भौगोलिक सीमाओं को पार नहीं करेगी, बल्कि ये दुनिया को सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन मोबिलिटी और इक्विटेबल एक्सेस की दिशा में भी ले जाएगी। सड़क, रेल, हवाई इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत आज कहां पहुंच चुका है, ये पूरा विश्व देख रहा है। लेकिन भारत, जिसने सदियों तक जलमार्गों से व्यापार किया, आज इस क्षेत्र में क्या उपलब्धि रही, मोदी सरकार की, इस पर भी नजर डालते हैं। 2014 के बाद मोदी सरकार ने जलमार्गों को भारत के विकास की धारा बना दिया। अब भारत के बंदरगाहों पर सिर्फ जहाज नहीं लगते, बल्कि लगते हैं भविष्य के विकास के लंगर। 2015 में शुरू हुई सागरमाला परियोजना ने भारत के बंदरगाहों को सिर्फ व्यापारिक केंद्र नहीं, बल्कि औद्योगिक शक्ति केंद्र बना दिया है। देश में अब तक 574 से अधिक प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, 8 प्रमुख पोर्ट्स और 200 से ज्यादा गैर प्रमुख पोर्ट्स का विस्तार। पोर्ट हैंडलिंग कैपेसिटी 2014 के 965 MTPA से बढ़कर 2600 से अधिक MTPA की जा चुकी है। अब भारत के पोर्ट सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन, इंडस्ट्रियल क्लस्टर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का आधार बन चुके हैं। राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 2014 में सिर्फ 5 थी, अब ये बढ़कर 111 हो गई है। अब पोर्ट पर न कागज, न जाम, न इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि डिजिटल इंडिया के तहत अब हर बंदरगाह को स्मार्ट पोर्ट बनाया जा रहा है।